हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ना एक बहुत ही डिटेल क्लास करने वाले हैं। मतलब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2026 के लिए ये एक अल्टीमेट चीट शीट होगी जिसे हम आज डीकोड करेंगे। बिल्कुल। और ये कोई आम चर्चा या नॉर्मल रटने वाली क्लास नहीं है। बिल्कुल क्लास ये पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजिक मास्टर क्लास है। हाँ, एकदम। क्योंकि हम ना इसे स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम लेक्चर की तरह समझेंगे। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस मास्टर क्लास को डिजाइन किया है, हम आज वर्णमाला से लेकर साहित्य तक हर एक पहलू का गहराई से अध्ययन करेंगे। सही कहा। तो किसी भी भाषा की इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव समझना सबसे जरूरी है। मतलब ध्वनियों का विज्ञान। अगर हम ध्वनियों को बांटे ना तो सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण आते हैं। अच्छा, ये अल्प प्राण, नाम से तो लग रहा है जैसे सांस या कम हवा की बात हो रही है ना? ऊर्जा। तो जिन ध्वनियों में बोलते समय कम हवा निकले वो अल्प प्राण। इसमें किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। जैसे कि क वर्ग में क है। हाँ, क, ग और ङ। अब क बोलकर देखिए, बहुत कम मेहनत लगती है। हाँ, वो तो है। और फिर महाप्राण में क्या होता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एकदम सही। महा मतलब ज्यादा। इसमें ना फेफड़ों से ज्यादा हवा निकलती है, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ख और घ। हाँ। अच्छा, तो जैसे एग्जाम में जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है ना, जहाँ स्टूडेंट्स फंस जाते हैं ख को लेकर। हाँ, वो बहुत कॉमन है। प्रेशर में लोग बस ये याद रखते हैं कि ख कंठ से निकलता है, पर वो क्रम भूल जाते हैं। परीक्षक जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं। राइट। और शिवांश मिश्रा सर ने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि ख दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए ये महाप्राण है। इसके बाद अगर हम उच्चारण के स्थान की बात करें तो वो अल्टीमेट मैप भी तो है। हाँ, हमारे मुंह के अंदर का पूरा आर्किटेक्चर है ये। सबसे अंदर से शुरू करें तो कंठ आता है, वहां से पूरा क वर्ग निकलता है और साथ में ख भी। और फिर थोड़ा बाहर आए तो मूर्धा आता है। सही। मूर्धा यानी मुंह की छत का कठोर हिस्सा। वहां से ट वर्ग निकलता है। आप ट बोलिए तो जीभ मुड़कर ऊपर टकराती है। फिर उसके आगे तालु आता है, जहां से च वर्ग निकलता है। अच्छा, मतलब च वर्ग तालु से। और फिर दांत, मतलब दंत से त वर्ग, और उसमें द भी आता है। हाँ, और सबसे बाहर हमारे होंठ होते हैं, तो ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण होता है, जैसे प से लेकर फ तक। अरे वाह, ये तो पूरा एक लॉजिकल जर्नी है, गले से लेकर होंठों तक। और हाँ, वो अंतस्थ व्यंजन भी तो होते हैं ना, य र ल व। बिल्कुल। अंतस्थ मतलब जो बीच में स्थित हों। बोलते समय मुंह के अंग पूरी तरह से टच नहीं करते, बस हल्के से पास आते हैं। समझ गए। तो मतलब ये तो हो गया बेसिक साउंड, यानी भाषा की वैज्ञानिक नींव। अब इन साउंड्स को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। हाँ, शब्दों की वास्तुकला यहीं से शुरू होती है। और शब्दों को नया रूप देने के लिए हम उपसर्ग और प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। उपसर्ग तो शब्द के शुरू में लगते हैं ना, जैसे कोई नया पैच लगा दिया हो। एकदम सही एनालॉजी है। जैसे अक्ष की शुरुआत में प्रति लगा दें तो वो प्रत्यक्ष बन जाता है, या खौफ के आगे बे लगाया तो बेखौफ। और प्रत्यय, प्रत्यय तो आखिर में जुड़ते हैं। हाँ, जैसे कर के अंत में नी जोड़ा तो करनी बन गया, या मधुर में ता जोड़ा तो मधुरता। महिमा में इमा भी तो प्रत्यय है, और हंसी में ई। ये तो क्लियर है। पर वर्तनी के जो जाल होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। परीक्षकों का एक पसंदीदा सवाल है कवि का स्त्रीलिंग। हाँ, लोग अक्सर जल्दबाजी में कवित्री या कवत्री लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। सही कहा। इसका सही रूप होता है कवयित्री। क व यित्री। य पर छोटी ई और तर पर बड़ी ई की मात्रा। अरे हाँ, और यहाँ शिवांश मिश्रा सर का स्पेशल टिप याद रखना बहुत जरूरी है। उज्ज्वल की वर्तनी में हमेशा दो आधे ज होते हैं, मतलब ज और फिर से ज। बिल्कुल सटीक। क्योंकि वो उत और ज्वल से बनता है तो संधि के नियम से त भी आधा ज बन जाता है। बहुत सही लॉजिक है। और अगर हम व्याकरण के पिलर्स देखें, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हाँ, तो संज्ञा में जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गई, पुस्तक या डॉक्टर, ये पूरी जाति को दर्शाते हैं। और भाववाचक संज्ञा में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे बचपन, मानवता या अच्छाई। एकदम सही। और सर्वनाम तो बस संज्ञा की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि हमें बार बार नाम ना बोलना पड़े। जैसे
अगर कोई अनजाना हो तो हम कहते हैं कोई खड़ा है। तो यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। हाँ, और विशेषण किसी की क्वालिटी या मात्रा बताते हैं, जैसे परिमाण बोधक में थोड़ा पानी या गुणवाचक में परिश्रमी छात्र। राइट। अब शब्द और व्याकरण तो आ गए। विचारों को आकार देने के लिए इन्हें वाक्यों में कैसे पिरोना है? वाक्यों के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला, सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जैसे राम पढ़ता है। अच्छा, एकदम सीधा सा। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और दूसरा अधीन उपवाक्य होता है, जैसे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। दूसरा हिस्सा पहले पर पूरी तरह निर्भर है। समझ गई। और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है ना? बिल्कुल। इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं जो किसी संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। क्लियर है। लेकिन एग्जाम के प्रेशर में ना वो वाच्य यानी वॉइस बहुत डराता है। तुरंत कैसे पहचाना जाए कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य? इसका बहुत आसान तरीका है। कर्मवाच्य में हमेशा कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। इसमें पत्र ऑब्जेक्ट है। अरे वाह! और भाववाच्य में? भाववाच्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बस एक असमर्थता का भाव होता है, जैसे लिखा नहीं जाता। बस फीलिंग है, काम कुछ नहीं होना। ये ट्रिक तो सच में बहुत काम की है। अच्छा, और काल में वो संदिग्ध भूत क्या होता है? भूतकाल के तो 6 भेद होते हैं ना? हाँ, संदिग्ध भूत तब होता है जब काम तो पास में हुआ हो, पर हम पूरी तरह श्योर नहीं होते, जैसे श्याम ने गाना गाया होगा। मतलब हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। और वाक्यों को पूरा करने के लिए विराम चिन्हों और अव्यय का भी तो रोल है। बिल्कुल। बात पूरी होने पर हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, और जब आश्चर्य या कोई भाव प्रकट करना हो तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है, जैसे वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब व्याकरण तो हो गया, पर कक्षा में इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग कैसे करें? एक भावी शिक्षक के लिए ये सबसे जरूरी है। छात्रों में सक्रियता बनाए रखने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली बेस्ट होती है। सही कहा। सिर्फ लेक्चर से बच्चे मोर हो जाते हैं, और कल्पनाशीलता जगाने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। एकदम सही। और जो आरंभिक अवस्था वाले छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए चित्र विधि सबसे अच्छी होती है। साथ ही पठन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। पता है, यहाँ मुझे एक बहुत ही रोचक बात याद आ रही है। ध्यान दे कि मानव सभ्यता में लिपि के विकास का पहला कदम चित्रलिपि था। गुफाओं वाले चित्र, एकदम शुरुआत वहीं से हुई थी। और आज भी बच्चों की आरंभिक अवस्था में हम चित्र विधि का ही प्रयोग करते हैं। मतलब वो भी उसी विकास क्रम से गुजरते हैं। क्या बात है। शिवांश मिश्रा सर ने साहित्य और शिक्षण विधियों को जिस तरह से जोड़ा है, वो परीक्षा के लिए बहुत ही सटीक है। हाँ, और हिंदी साहित्य कॉर्नर की बात करें तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बिल्कुल। और काव्य के 2 मुख्य भाग होते हैं, दृश्य और श्रव्य। कहानी के 4 तत्व होते हैं और उसकी 2 विधियां होती हैं, लघु और दीर्घ। और परीक्षा के लिए हाई यील्ड शब्दावली भी बहुत जरूरी है। जैसे मरकट का मतलब बंदर होता है। अच्छा, और कूट का अर्थ पर्वत होता है। विलोम शब्दों में जागृत का एकदम सटीक विलोम सुषुप्त होता है। और सजग का पर्यायवाची चौकस या सचेत होगा। हाँ, और जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, और सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। तो हमने लगभग सब कुछ डिकोड कर लिया है, पर जैसा कि कहा जाता है ना, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक रैपिड रिकैप हो जाए। ठीक है, मैं पूछती हूँ। पहला सवाल, अल्पप्राण ध्वनियाँ किस स्थान पर आती हैं? इसका जवाब है वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर, जहां कम सांस लगती है। सही। दूसरा सवाल, लिखा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये भाववाच्य है। और आखिरी सवाल, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये तो आसान है, आखिर में इमा प्रत्यय जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, अब क्लास खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक उत्तेजक विचार घूम रहा है। क्या विचार है वो? यदि भाषा और लिपि का जन्म मूल रूप से चित्रों से हुआ है और हमारी शिक्षण विधियां भी चित्रों से शुरू होती हैं, तो क्या हमारे दिमाग की असली भाषा आज भी शब्द नहीं बल्कि चित्र ही है? अरे वाह, ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है।
श्रोताओं को इस पे जरूर सोचना चाहिए कि हमारा दिमाग आज भी कैसे प्रोसेस करता है। बिल्कुल। और मिशन 2026 के तहत हमारे 5000 प्लस परिवार के लक्ष्य से जरूर जुड़ें। हाँ, और अधिक मुफ्त PDF हस्तलिखित नोट्स और लाइव क्लासेस के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर SS मंत्रा ऑफिशियल से जुड़ें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।